बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अपने स्टूडेंट्स के बार बार कहने पे आज फिर मैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक पास पेपर करूँगा। ये जो पास पेपर है ये बहावलपुर बोर्ड 2023 का पास पेपर है इसका। और इस लेक्चर में हम ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इन दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। दोनों ग्रुप्स को मैं इसी लेक्चर में जो है वो डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? तो ये आप सबको पता है कि दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है डायमेंशन ऑफ फोर्स इज। इसमें जो फोर्स की डायमेंशन है वो क्या होगी वो आपने बतानी है। अब डायमेंशन निकालने का तरीका अगर वो ये जो हम शुरू से पढ़े हैं कि सबसे पहले हम फोर्स का जो है ना वो यूनिट लिखेंगे बेस यूनिट। और ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होता है। बेस यूनिट जो है ना वो हम ड्राइव करते हैं, पीछे हमने पढ़ा हुआ है एफ इक्वल एम ए फार्मूला से। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, जबकि एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये न्यूटन को हमने कन्वर्ट कर लिया बेस यूनिट में। अब किलोग्राम की जो डायमेंशन है वो एम होती है, मीटर की जो डायमेंशन है वो एल होती है, और जो सेकंड की डायमेंशन है वो टी होती है। ऊपर पावर -2 आ जाएगी, तो ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, ये जीरो के इक्वल आएगा तो इसको हम नल वेक्टर कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। ये यूनिट वेक्टर हैं डॉट प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का जो आंसर है वो 1 होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है एक्सलेशन ए ऑफ द रॉकेट इज। जो एक्सलेशन का फार्मूला रॉकेट का वो होगा एम वी ओवर एम। ये जो एम है ना ये मैस ऑफ रॉकेट है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है उसका फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2 जी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है नो वर्क इज डन व्हेन थीटा इज इक्वल। वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी। अगर हम डॉट को खत्म करें तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। और कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना जीरो, वो तब होती है जब एंगल 90 का बनता है। हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस 90 जो ना वो जीरो के इक्वल होता है। तो अगर हम एंगल 90 लेंगे तो फिर वर्क डन भी जीरो होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है 1 रेडियन। जो 1 रेडियन वो किसके इक्वल आएगा? तो 1 रेडियन इक्वल आएगा 360 डिग्री ओवर 2 पाई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा इसको 180 ओवर पाई भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 180 ओवर पाई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 360 ओवर 2 पाई ही आएगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए देन टेंशन इन स्ट्रिंग इज। तो कहता है अगर कोई लिफ्ट जो है ना वो अपवर्ड मूव करी तो जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन है वो क्या होगी, उसका फार्मूला आपने बताना है, यानी कि टी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 5 में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है, रियल एंड अपेरेंट वेट वाला। बड़ी डिटेल्स मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नेट फोर्स है एफ वो इक्वल होती है डब्ल्यू माइनस टी के या फिर टी माइनस डब्ल्यू के। अब आपने डब्ल्यू में से टी को माइनस करना है या फिर टी में से डब्ल्यू को माइनस करना है, वो डिपेंड करता है लिफ्ट किधर को जा रही है। अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव करिए तो फिर हम इसको लिखते हैं टी माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे अपवर्ड लिफ्ट मूव करिए ना, इसलिए इसकी जगह आएगा टी माइनस डब्ल्यू। ये माइनस का डब्ल्यू इधर आके प्लस का हो जाएगा और टी उधर जाने दें। एफ की जगह हम लिख सकते हैं एम ए प्लस डब्ल्यू। तो टेंशन जो है ना वो इक्वल आएगी एम ए प्लस डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू प्लस एम ए के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है द मैस ऑफ ड्रॉपलेट इज। जो ड्रॉपलेट का मैस है वो किसके इक्वल होता है, आपने ये बताना है यहाँ पे। तो हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी का फार्मूला रो इक्वल होता है एम ओवर वी के। अगर यहाँ से हम एम की वैल्यू निकालें तो वी उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा वॉल्यूम। तो फार्मूला बन गया रो वी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे। एमसीक्यूज नंबर 11 है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 एल प्लस एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज वी। तो ये इसका फार्मूला गैमा पी ओवर रो का स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 13 द फंडामेंटल नोट। अच्छा, फंडामेंटल का मतलब होता है फर्स्ट, पहला जो आपके पास लूप है ना उसको हम फंडामेंटल कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन एन नोड एंड एंटी नोड। फंडामेंटल नोड में नोड और एंटी नोड के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? तो ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि एक नोड से एंटी नोड का जो डिस्टेंस है ना वो λ/4 होता है। तो यहाँ पे λ/4 ही आएगा, लेकिन साथ λ1 इसलिए आ रहा है कि फंडामेंटल नोड है, यानी कि पहला जो लूप है उसका डिस्टेंस है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 14 है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस कैन बी प्रूव टू बी। दो डार्क फ्रिंजेस के दरम्यान में जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है λl/d। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, दोनों का जो ना वो सेम ही आंसर है। तो आप दोनों में से किसी एक को टिक कर दें, आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज एम इज इक्वल टू। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है बीटा ओवर अल्फा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
MCQ नंबर 16 है, इन चार्ल्स लॉ द कांस्टेंट इज। जो चार्ल्स लॉ इसमें क्या कांस्टेंट आता है, तो हमने दो लॉ पढ़े हुए हैं, एक चार्ल्स है, दूसरा हमने पढ़ा बाइस लॉ। तो बाइस में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बाइस का तल्लक बॉइलिंग यानी कि उबालने के साथ है, और उबालने का तल्लक जो ना वो टेम्परेचर के साथ होता है। तो बाइस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दूसरा जो चार्ल्स लॉ है या चार्ल्स लॉ है इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 17 है, इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज। ऑलवेज जो इंट्रोपी है वो हमेशा ही इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यूनिवर्स में डिसऑर्डरनेस पहले से ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इंट्रोपी हमेशा जो है ना वो इंक्रीज ही होगी। तो ये ग्रुप नंबर 1 था। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बहावलपुर बोर्ड 2023 का पास पेपर है, और ग्रुप नंबर 2 है इसका। MCQ नंबर 1 है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3%। यानी कि जो रेडियस की उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है 3% दी हुई है। द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द एरिया ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल का एरिया है उसकी आपने टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो ना वो बतानी है। अच्छा, यहाँ पे ना पावर फैक्टर वाला फार्मूला लगेगा, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इक्वल पाई आर का स्क्वायर, एरिया ये होता है। तो ये एरिया का फार्मूला है। तो पीछे हमने ये चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि अगर पावर फैक्टर इन्वॉल्व होगा तो जो आपको अनसर्टेनिटी गिवन है, अब अनसर्टेनिटी जो गिवन है 3% है, तो इसको हम पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर जो भी यहाँ पे होगी, पावर यहाँ पे चूंकि एरिया का फार्मूला, तो यहाँ पे पावर जो है वो 2 आ रही है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अनसर्टेनिटी गिवन है वो 3 है, तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 2 है, द डायमेंशन ऑफ हाफ रो वी स्केयर आर। इसकी डायमेंशन आपने फाइंड करनी है। हाफ हम ऐसे लिख लेते हैं। अब जो रो है ना, रो डेंसिटी है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह मैं लिख लूँगा मैस ओवर वॉल्यूम, और जो आगे वी स्केयर है ये वेलोसिटी है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अच्छा, ये वी वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, ये आपस में कैंसिल नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद चूंकि हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हमारा जो डायमेंशंस का जो तल्लक है वो यूनिट के साथ होता है। तो 1 और 2 हम ऐसे लिख लेंगे, और मैस का हम यूनिट लिखेंगे, बेस यूनिट वो किलोग्राम होता है, और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब इंटू वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब चूंकि ऊपर स्केयर है ना, तो मीटर का स्केयर और ये आ जाएगा पर सेकंड स्केयर। उसके बाद हाफ ऐसे ही, किलोग्राम भी ऐसे ही। तो ये मीटर क्यूब है और ये मीटर स्केयर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 मीटर नीचे बच गया, इसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाके इसकी पावर -1 आ जाएगी, और एस की पावर -2 जो है ना वैसे ही आ गई। अब हमने इसकी डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन सिर्फ यूनिट की आएंगी। 1 और 2 कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं आएगी, तो किलोग्राम की डायमेंशन है m, और मीटर की डायमेंशन है l, ऊपर पावर -1 ऐसे ही, और सेकंड की डायमेंशन है t, ऊपर पावर -2 जो है ना वैसे ही आएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 3 है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वाई एक्सिस। इट्स वाई कंपोनेंट आपने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक तो उसने फोर्स दी हुई है हमें 10 न्यूटन, और दूसरा उसने एंगल दिया 60 डिग्री। अब आपने एफ वाई यानी कि वाई कंपोनेंट वाली फोर्स फाइंड करनी है। तो एफ वाई का वैसे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ वाई को होता है एफ साइन थीटा के। ये पीछे पास पेपर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एंगल जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, याद रखिएगा, तो फिर एफ वाई जो ना वो हमेशा एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो एफ वाई है ना वो इक्वल आएगा एफ cos थीटा के। तो एफ वाई हमने फाइंड करना है, एफ वाई ऐसे लिख लें। उसके बाद एफ की वैल्यू जो ना वो 10 है, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 है। उसके बाद 10 ऐसे आ गया, जो cos 60 है ये 1 और 2 के इक्वल होता है, तो ये 2 और 10 कैंसिल हो गए, 5 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 4 है, इफ़ ए क्रॉस बी पॉइंट्स अलॉन्ग नेगेटिव जी एक्सिस द वेक्टर ए एंड बी मस्ट लाई इन। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहा है कि हमारे पास जो है ना ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे नेगेटिव जी डायरेक्शन है, ये वाली। तो आपने ये बताना है कि जो ए और बी है ना ये कौन से प्लेन में लाई करेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल, वो एक्स एक्सिस में है, दूसरा वेक्टर जो है ना हमारे पास बी है वो वाई एक्सिस में है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो बाय राइट हैंड रूल जो इनकी डायरेक्शन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो ए जो है ना वो एक्स एक्सिस में होगा, और जो बी है वो वाई एक्सिस में होगा, जो इसकी डायरेक्शन है वो जी एक्सिस में होगी। तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन नेगेटिव जी एक्सिस में है, तो फिर ए और बी जो है ना ये लाई करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, हम बच्चों के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि वाई एक्स प्लेन भी हम इसको कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन ही हमने क्यों कहा है। तो याद रखिएगा कि हमेशा हम एक्स से वाई और वाई से जी पे जाते हैं, तो ये एक डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है, एक्स से वाई और वाई से जी, वाई से एक्स पे आपने नहीं आना। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 5 है, अनर्शिया में बी एक्सप्रेस इन SI यूनिट। अनर्शिया जो है ना ये किसी भी बॉडी के मैस को रिप्रेजेंट करता है, तो मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, तो इसलिए अनर्शिया जो है ना वो भी हम किलोग्राम में ही रिप्रेजेंट करते हैं फिर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
MCQ नंबर 6 है, विच थ्योरी इज़ बेटर अबाउट ग्रेविटेशन, इनमें से किस बंदे की जो थ्योरी है वो ग्रेविटेशन के बारे में सबसे बेहतर है, तो वो आइंस्टाइन की है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 7 है, इन द ऑब्जेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द इम्पल्स ऑफ अ बॉडी, अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट नहीं करती तो फिर उस पे जो इम्पल्स है वो कितनी होगी, ये आपने बताना है। तो इम्पल्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, आई इक्वल होता है एफ इंटू टी के। अब चूंकि फोर्स ही नहीं तो फोर्स की जगह जीरो आ जाएगा, तो फिर इम्पल्स भी जीरो आएगी, चूंकि फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स की जगह जीरो आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके सारा आंसर जीरो आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 8 है, द escape velocity ऑफ अ 30 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज अबाउट, तो आपने escape velocity फाइंड करनी है ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसका मैच है वो 30 kg है। तो escape velocity का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि VESC इक्वल होता है 2g m r का स्क्वायर रूट, ये escape velocity का फार्मूला है। escape velocity जो ना ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करी है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m जो ना ये मैस ऑफ अर्थ है यहाँ पे, और जो r है वो रेडियस है अर्थ का। तो इसलिए यहाँ पे जो escape velocity है वो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करती। तो आप मैस जितना मर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का लें, इन सब की जो वेलोसिटी है escape velocity वो सेम होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेटली इसको हम 11 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी यहाँ से एक और बनता है कि जो escape velocity है वो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, मैस जितना मर्जी हो escape velocity सारे ऑब्जेक्ट की जो है ना वो सेम होगी, सिर्फ escape velocity तब ही चेंज होगी जब आप प्लेनेट को चेंज करेंगे, यानी कि आप अर्थ की जगह कोई और प्लेनेट यहाँ पे ले लें। MCQ नंबर 9 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अर्थ अराउंड द सन इन 1 ईयर इज अबाउट, सन के गिर्द ज़मीन ने एक साल में एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो एक चक्कर मुकम्मल करने का मतलब ये है कि 360 का एंगल कवर करती है, और 360 का मतलब ये है कि 2 पाई रेडियन, तो इसलिए इसका जो एंगल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 पाई रेडियन होगा फिर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 10 है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ फॉग ड्रॉपलेट इन एयर इज, ये 6 वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो फॉग ड्रॉपलेट है ये क्यों सस्पेंडेड हो जाता है एयर में, तो आंसर यही था चूंकि इसका मैस बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल इसका मैस होता है, इसलिए इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 11 है, अ स्विंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 12 है, according to Laplace equation the speed of sound in polyatomic gas at s dot t dot p is about, तो अकॉर्डिंग टू Laplace equation जो हमने डेरिवेशन की थी वो थी हमारे पास 333 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 13 है, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर 1 फ्रिंज इज काउंट व्हेन मिरर M1 इज डिस्प्लेस बाय लैम्डा बाय 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 14 है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस व्हेन वी यूज, तो यहाँ पे वो कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कब इंक्रीज होगी, इनमें से कौन सी लाइट हम यूज़ करें तो उसकी रिजॉल्विंग पावर पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला हमने पढ़ा है, आर इक्वल होता है D/1.22 लैम्डा, यानी कि जो रिजॉल्विंग पावर है इसका लैम्डा के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम वो लाइट लें जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो फिर उसकी रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, तो इन सब में से ब्लू लाइट जो ना उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो फिर रिजॉल्विंग पावर भी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। MCQ नंबर 15 है, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, साउंड की फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जैसे 20,000 से ज़्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ऐसे अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो इंफ्रासोनिक बन जाएगी। MCQ नंबर 16 है, इन थर्मोडायनामिक इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि थर्मोडायनामिक में इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड नहीं करती, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 17 है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 0 केल्विन, जो कार्नेट इंजन है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी जबकि सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 है। एफिशिएंसी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ईटा इक्वल होता है 1 - T2/T1 × 100, यहाँ पे जो T2 है ना ये सिंक का टेम्परेचर है, और जो T1 है यहाँ पे वो सोर्स का है। अब सिंक का टेम्परेचर यानी कि T2 जो ना उसने 0 दिया हुआ है, तो ईटा इक्वल आ जाएगा 1 - T2 की जगह 0/T1 × 100, तो ये 1 - 0 × 100, तो ये आ गया 100 × 1 यानी कि 100%। तो अगर आप सिंक का टेम्परेचर जो है ना वो 0 कर देंगे तो फिर एफिशिएंसी जो ना वो 100% होगी,
लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बनेगा ए वाला। तो ये दो ग्रुप हमने आज के लेक्चर में किए हुए हैं भावलपुर बोर्ड के 2023 के। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, उनकी फरमाइश पे, उनके कहने पे ये मैंने पास पेपर दोबारा जो ना वो किए हुए हैं। और आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट में लाजमी पूछा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।